हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था हम लोगों ने पढ़ लिया। बाल विकास की जो अवस्थाएं चल रही हैं कि किस किस तरह से अवस्थाएं होती है, तो हमने शैशवावस्था के बारे में जान लिया। शैशवावस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में जान लिया। आज हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं हम अगले टर्न पे जानेंगे। आज बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे कि बाल्यावस्था होती क्या है। तो बाल्यावस्था वो अवस्था होती है जिसमें हम खट्टे मीठे अनुभवों को याद भी रख लेते हैं और भूल भी जाते हैं, उनका प्रयोग भी कर लेते हैं। और लोग हमको समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि हम मूर्ख हैं। ये कहा जाता है कि छद्म परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। मतलब हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं माने जाते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, जिससे ये लगता है कि नहीं हम बालक बहुत जानकारी रखता है। तो ऐसी कोई इस अवस्था में ऐसी बात नहीं है। हाँ, बालक कुछ सकारात्मक रूप में सोचना शुरू करता है, सकारात्मक रूप में कार्य करना शुरू करता है, तो और नकारात्मक रूप में भी कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होता है और उन कंपैरिजन को देख के बात किया जाता है। ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। क्या उसकी पहचान होती है, क्या उसके गुण होते हैं, कौन सी अवस्था के अंतर्गत माना जाता है, तो आज हम लोग बाल्यावस्था को जानेंगे। बाल्यावस्था के सबसे पहले पूछ लेता है कि एज क्या होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 से 9 होती है, 6 से 12 होती है, 6 से 18 होती है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसकी एज जान लीजिए कि बाल्यावस्था की एक्चुअल एज क्या होती है। तो होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। जो बाल्यावस्था माना जाता है 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में मानी जाती है इसकी एज। अब इस 6 वर्ष और 12 वर्ष को 2 भागों में बांट लिया जाता है। पहला बांट लिया जाता है 6 से 9 वर्ष में। इसको क्या कहते हैं? संचयी अवस्था। संचयी अवस्था मतलब किसी भी चीज का हम संचय करते हैं। किसी भी चीज का हम संचय मतलब इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं भाई? इस अवस्था में हम क्या ऐसी चीजें हैं जो 6 से 9 वर्ष के बीच में हम इकट्ठा करते हैं? क्या इकट्ठा करते हैं? कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं? नहीं, हम इस समय ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, व्यवहार को इकट्ठा करते, संचय करते हैं, नैतिकता का संचय करते हैं, व्यवहार का संचय करते हैं, सामाजिकता का संचय करते हैं। मतलब लोगों में, समाज में हम देखते हैं क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी हैं। लोगों को देख के अवलोकन जब हम करते हैं, उसका अवलोकन करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है। इसके निर्णय पर हम पहुंचते हैं कि समाज में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो इस चीज़ों का हम एक अवलोकन करते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं? आचरण का, नैतिकता का कह सकते हैं, आचरण, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, आदि। इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं? सिर्फ संचय करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस अवस्था में जो चीज़ें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, समाज में क्या देख रहे हैं, समाज का आचरण कैसा है, उसकी नैतिकता क्या है, समाज के साथ कैसे कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बस देख रहे हैं, उनका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। बस देख के वो चीज़ों को हम अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी है। बस हम उनको इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, कहीं उसका प्रयोग इस अवस्था में हम नहीं करते हैं। जो ये सारी चीज़ें, प्रश्न यही पूछता है कि आचरण, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, इसका कौन से एज में? पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। यानी 9 से 12 जो ख होता है, यहाँ कई बार कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था। यानी इन 2 चीज़ों को कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक क्या क्या चीज़ें संचय करता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि नैतिकता को सीखता है, आचरण को सीखता है, व्यवहारिकता, सामाजिकता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक सिर्फ सीखता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है भाई? पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या करता है बालक? उत्तर बाल्यावस्था में क्या करता है बालक? यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? परिपाक।
परिपाक अवस्था। परिपाक अवस्था क्या होती है भाई? इसमें बालक परिपक्व हो जाता है, क्या चीज़ें करनी है, क्या गलत है हमारे लिए, क्या सही है, इस चीज़ों के लिए वो परिपक्व हो जा रहा है कि क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है। यानी अब आचरण का हमको किसके साथ कैसा, जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो हमसे एज में छोटे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में लोग रहते कैसे हैं, भोजन कैसे करते हैं, कपड़ा पहनते कैसे, इन चीज़ों को हम अभी तक इसमें देखे थे। किसमें देखे थे? संचयी अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था या 6 से 9 वर्ष की अवस्था में देखे थे। अब हम कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे विचार को अपना प्रकट करते हैं, कैसे कैसे कारण से, इन सबों का प्रयोग हम परिपाक अवस्था में कहते हैं। यानी इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किनका प्रयोग करते हैं भाई? आचरण का, नैतिकता का, सामाजिकता का आदि। मैं 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्हीं तीनों का बस प्रयोग होता है। आदि का मतलब बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिनके बारे में मैं ऐसा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बालक उस एज में चाह के भी नहीं प्रयोग कर पाता है। लेकिन जैसे ही उसकी उत्तर बाल्य अवस्था आती है, यानी परिपाक अवस्था आती है, वो बालक इसमें उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके कुछ उपनाम भी हैं। जो बाल्यावस्था है इसके कुछ उपनाम हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है उपनाम को भी लेके, तो हम एक एक करके उपनाम को जानते चलते हैं। सबसे पहले उपनाम क्या होता है? गंदी अवस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को एग्जाम में ये वाला देखिएगा, गंदी अवस्था पूछा है कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। चाहे आप किसी भी राज्य के पात्रता परीक्षा दे रहे हों, टेट का किसी भी राज्य का दे रहे हों, या सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें ये चीज़ें हमेशा पूछी गई कि गंदी अवस्था किस बाल विकास की अवस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था बाल विकास की किस अवस्था को कहते हैं? तो आप कहेंगे जो गंदी अवस्था होती है बाल विकास के बाल्यावस्था की एज को हम कहते हैं गंदी अवस्था। इसका पहला उपनाम हो गया। दूसरा उपनाम क्या है? टोली या समूह की अवस्था। टोली या समूह, भाई टोली में कौन कौन लोग रहते हैं? हाँ, 2-4 लोग 5 लोग तो रहते ही होंगे। आप लोग सोचिए कि जब विद्यालय में पढ़ते थे तो आप लोगों का भी तो एक ग्रुप रहा होगा। हाँ, आप लोगों का भी तो एक ग्रुप रहा होगा। उस ग्रुप में आपके सहयोग से आपके क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं। सपोज दैट आपके क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 बच्चों का ग्रुप बना के आप तो चलते नहीं थे। आप उन 100 बच्चों में से कुछ सैंपल चुन लेते थे, कुछ प्रतिदर्श चुन लेते थे। यानी आपके उन 100 बच्चों में से कुछ मुख्य मित्र हो जाते थे, और जो उन 100 बच्चों में से 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो मुख्य मित्र होते थे वो गैंग बना के, इसीलिए इसको अंग्रेजी में गैंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग एज भी कहा जाता है अंग्रेजी में, GANGE, गैंग एज भी कहा जाता है। कहीं कहीं यही भी लिखा होगा। तो 8-10 लोगों को ये झुंड बना के, समूह बना के, टोली बना के ये घूमते हैं। ये किस अवस्था में घूमते हैं भाई? तो बाल्यावस्था में। इसीलिए इसको टोली की अवस्था, समूह की अवस्था। कई लोग उत्तर कहाँ गलत करते हैं? किशोरावस्था में लगा देते हैं। कई लोग उत्तर कहाँ गलत कर रहे हैं भाई? कि बाल्यावस्था को न मान के टोली और समूह की अवस्था को, क्योंकि सिमिलरिटी जो है शैशवावस्था की, किशोरावस्था की सिमिलरिटी में ये चीज़ें आती हैं, और यहीं पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग किशोरावस्था को उत्तर सही कर देते हो, वहीं पे 1 नंबर कम हो जाता है। तो आज से जो जान रहे होंगे उनके लिए तो और बढ़िया है कि एक बार रिविजन हो गया, और जो नहीं जान रहे थे उनके लिए है कि इसको टोली या समूह की अवस्था या गैंग एज भी कहते हैं। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी? अगला है उपनाम सामाजिक खेल की अवस्था। खेल की अवस्था। खेल की अवस्था क्यों भाई? बालक इसमें जब गैंग बना के रहता है तो विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलता है। 1-2 नहीं, उसके पास इतने सारे खेल होते हैं। क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो बालक
खेलता है और उस खेल के माध्यम से वहाँ पे एक चीज़ें निकल के आती हैं कि यहाँ पे जो भी गेम होता है उसके हिसाब से उसके प्लेयर होते हैं और वो प्लेयरों को मतलब जो भी उसके प्लेयर होते हैं उनके साथ वो ट्यूनिंग बैठाता है। जैसे फुटबॉल खेल रहा हो तो बॉल को कब पास करना है एक प्लेयर के से दूसरे प्लेयर को कब पास करना है, वो इशारों में अपनी बातें कह लेता है और फुटबॉल को उस प्लेयर तक वो पास कर देता है। फुटबॉल खेल ऐसे ही चलता रहता है। तो वो क्या होता है वहाँ पे, क्या दर्शाता है भाई, एक तरह की यूनिटी दर्शाता है, एक तरह का खेल दर्शाता है। और खेल भावना में अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा समाजीकरण किस जगह पे होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा समाज में, खेल के मैदान में, स्कूल में, घर पे, तो आप कभी भी उत्तर में ये मत लगाइएगा कि समाज में, वहीं पे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बालक का समाजीकरण जहाँ होता है वो है खेल का मैदान ही ऐसा होता है जहाँ पे बालक विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है। विभिन्न घर में रहेगा तो घर के लोग जैसे रहेंगे उस एक ही प्रकार का वातावरण मिलेगा, ठीक। स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ अनुशासन की बात होगी, लेकिन जब खेल के मैदान पे होता है तो कहाँ धीरे चलना, कहाँ तेज चलना, हर किसी से अपना व्यवहार बना के चलना है, हर किसी के साथ ट्यूनिंग रखनी है। ये नहीं देखना है कि उसके साथ ट्यूनिंग, अगर किसी के साथ ट्यूनिंग गड़बड़ होती है तो खेल हार सकते हैं आप, वो टीम हार सकती है। तो वहाँ खेल की अवस्था में सबसे ज़्यादा समाजीकरण होती है, इसीलिए इसका नाम एक और दे दिया गया, समाजीकरण की अवस्था। इसको कहा जाता है समाजीकरण की अवस्था। समाजीकरण की अवस्था क्या होती है भाई, अभी तो मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलता है, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, और जब लोगों के व्यवहार को सीखता है, समझता है और जानता है तो आचरण उस तरह का सीख लेता है। तो ये इसकी समाजीकरण वहाँ पे बहुत तेजी के साथ होता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों से बालक आते हैं और विभिन्न वर्गों के बालक से आने से वो क्या करता है, अलग अलग लोगों से बात करता है, अलग अलग लोगों को समझता है, लोग अपने अपने विचार इसमें देते हैं, खेल भावना में वे झिझक के, और उसके अनुसार वो फॉलो करता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो वहाँ समाजीकरण उसका होता है। और वो समाजीकरण उसके साथ साथ वो उसके लिए व्यवस्था कहाँ बनाई जाती है, खेल कहाँ होगा, हर जगह तो खेल होगा नहीं, तो उसके लिए विद्यालय बनाया गया है। तो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं इसको विद्यालय की अवस्था भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्यालय की अवस्था। विद्यालय की अवस्था क्यों कहते हैं भाई, विद्यालय की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक जब शैशवावस्था से विद्यालय में जाता है तो बहुत थोड़ा सा मूक रहता है, बहुत कम बोलता है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है तो बोलना जो होता है वो शुरू करता है, बोलचाल की भाषा वो शुरू करता है। तो बोलचाल की भाषा कहाँ शुरू करता है, पहले दिन स्कूल कोई बालक जाता है तो देखेंगे बहुत ज़्यादा वो बोलता नहीं है, शांत रहता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल उस तरह का रहता है, लेकिन कुछ बच्चे घर पे बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन स्कूल पे जाने के बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बीतता है तो बालक क्या होता है, उस माहौल में ढल जाता है और अपनी बात कहना शुरू करता है। वो क्या कहलाता है, इसीलिए विद्यालय की अवस्था भी कहलाता है, ठीक। तार्किक अवस्था, तार्किक अवस्था। तार्किक अवस्था क्यों भाई, तार्किक अवस्था कहिए, मूर्त अवस्था कहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक तर्क करना सीख लेता है। आप कहेंगे कि ये गाय को, आप ये गाय खड़ी रहेगी और गाय को कहेंगे भैंस है तो कहेगा नहीं मैं जानता हूँ कि गाय जो है इस तरह से होती है, भैंस जो होती है इस तरह से। आप कहेंगे कुत्ते को बकरी तो कहेगा नहीं मैंने बकरी देखा है, बकरी ऐसे होती है, कुत्ता ऐसे होता है। तो आप इस एज में आप उसको किसी प्रत्यक्ष वस्तु को देख के उल्लू नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो तर्क करता। अगर किसी चीज़ों को गाय को बकरी कहते हैं, गाय बकरी को कुत्ता कहते हैं तो वहाँ पे वो तर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बताता है कि बकरी में मियाती है, कुत्ता भौंकता है। वो यहीं पे तर्क करना सीखता है। वो कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था ही तो होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? जब ये अवस्था हो जाती है तो बालक और बालिकाओं में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बालक और बालिकाओं में। एक कहेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि, और दूसरा है ओडिपस ग्रंथि। क्या होती है भाई,
इलेक्ट्रा, कई बार एग्जामों में आप ये प्रश्न को देखे होंगे कि इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस, ये पूछता है कि कौन सी ग्रंथि बालकों में पाई जाती है और कौन सी ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है। ठीक, इलेक्ट्रा ग्रंथि बालकों में पाई जाती है कि बालिकाओं में पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथ बालिकाओं में पाई जाती है कि बालक में। ये प्रश्न आपके सामने किसी भी राज्य के आप होंगे, ये प्रश्न आपको कई बार दोहराया होगा, जाना होगा, समझाया होगा, लेकिन यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज करके रख देता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होगी वो सीधा सीधा लड़कियों में पाई जाती है। किसमें? लड़की में। हाँ, ओडिपस जो, जब यहां लड़की हो गया तो बस एक ही चीज को एक याद रख लीजिए, चाहे ओडिपस को याद रख लीजिए चाहे इलेक्ट्रा को याद रख लीजिए। ठीक, यहां पे देखिए ड बना है, ठीक, और इसी तरह का ई बना है। ठीक, ये दोनों जब सेम दिखने शुरू हो तो समझ लीजिए लड़कियों में है। ठीक, अब लड़की में क्या होता है? ल होता है और यहां भी क्या है? ल है। यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, एक ही बस याद रखिए, लड़की। अब जब लड़की यहां हो गई तो यहां पर अमूमन सी बात हो गई भाई, लड़का, लड़का हो गया। अब लड़का में देखिए क्या होता है, इन दोनों के बारे में जान लिए कि ग्रंथि होती है लड़कों में या चाहे लड़कियों में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रा मतलब क्या? ये अपने पिता से सबसे ज़्यादा प्रेम जब जो व्यक्ति करता है तो वो लड़कियां होती हैं। और जब लड़कियां प्रेम क्यों पिता से करती हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रा नाम की ग्रंथि पाई जाती है, इसी कारण वो अपने पिता से प्रेम करती है। और मातृ विरोधी, प्रश्न पूछता है मातृ विरोधी ग्रंथि का नाम बताइए। सीधा सीधा प्रश्न नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया। मातृ विरोधी ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी लड़कियों में। अब पूछेगा कि मातृ विरोधी ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है कि लड़कियों में, तो आप कहेंगे लड़कियों में। पितृ प्रेम को कौन सी ग्रंथि दर्शाता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रा। इस चीज़ों के देखिए एक ही प्रश्न को कई बार घुमा रहा है, बस कंफ्यूज होंगे, खत्म हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ कि लड़की जो होती है वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और माता जी से उतना प्रेम नहीं। प्रेम तो हर माता पिता दोनों से करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पिता से करती है और माता से उतना प्रेम नहीं करती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रंथ। ओडिपस, यहाँ पे पितृ विरोधी ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। मात्र प्रेम को दर्शाता है जो ग्रंथि बच्चों में, वो ओडिपस ग्रंथि होता है। बच्चों को माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, पिता से उतना लगाव नहीं होता है। तो इसीलिए पितृ विरोधी ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे ओडिपस में। और मातृ विरोधी ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रा में। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, अब यहाँ से बेटा अब आगे चलते हैं। एक एक को जानते चलते समझते हैं, जिससे आपका प्रश्न जो एग्जाम में आ जाए वो छूटे ना। ठीक, अब इनके कुछ पहचान होते हैं, इनके कुछ पहचान, जैसे पहचान से जानने से पहले हम इनकी परिभाषाओं को जान लें कि जीवन का अनोखा काल। भाई कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किसने कहा? भाई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जीवन का अनोखा काल। तो आप बहुत समय न लेते हुए आपका मैं उत्तर बता रहा हूं, कोल एंड ब्रूस। कोलगेट वाले कोल, और कोलगेट किससे किया जाता है? ब्रूस से। किससे? ब्रूस से। तो यही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। कौन कहा है भाई? कोल एंड ब्रूस। कोलगेट का जो ब्रश किया जाता है कोलगेट से, कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है उसी ब्रश पे लगा के किया जाता है, वही कोल ब्रूस है। ठीक, जीवन का अनोखा काल कह दे रहे हैं। ठीक, अब कहते हैं रास महोदय। रास महोदय कहते हैं छदम, मिथ्या, झूठी परिपक्वता की अवस्था। छदम, मिथ्या, झूठी परिपक्वता की अवस्था। इसको किसने कहा भाई?
कहा है कि ये जो बाल्यावस्थिति वो छदम, अपने आप को बालक क्या समझता है, अपने आप को परिपक्व समझता है, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है। वो अपने आप को झूठी दिलासा देता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, हर बात में अपना सजेशन देता है, लेकिन वो उस लायक सजेशन होता नहीं है जो माना जाए। तो वो अपने आप को परिपक्व समझ के ही तो सजेशन देता है। तो इसी को छदम कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है, झूठी परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? तो रास महोदय ने, रास रसैया वाले रास महोदय ने ये चीज़ कहा है। किसी को कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब अगला परिभाषा है 10 साल का बालक, 10 साल का बालक ऐसा कोई खेल नहीं जो खेला ना हो। 10 वर्ष का जो बाल्यावस्था का बालक होता है, ये कहा जाता है कि ऐसा कोई खेल ही नहीं है जो खेला ना हो। इसको कहा किसने है? किसने कहा? स्ट्रैंग महोदय ने। स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि 10 साल का जो बालक होता है, जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, वो ऐसा कोई खेल उस एज में नहीं बचा होता है जिसको जानते भर में वो खेला ना हो। ठीक, ये कई बार कोटेशन पूछा गया है। आप लोग पुराना जो पेपर है उसको उठा के देखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो इसकी एज की, 6 वर्ष, ठीक, और 6 से कितने वर्ष? 9 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक, इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों की जब बात करते हैं तो इसको 2 रूपों में हम बांट लेते हैं। कितने रूपों में? 2 रूपों में। यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की, फिर यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की। कोई कन्फ्यूजन? एक बार देख लीजिए। कहा जाता है लड़के की लंबाई इसमें कितना बढ़ती है 6 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था में? 6 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है? यहाँ 6 कर सकते हैं और 6 से 9 वर्ष में के बीच में कितनी बढ़ती है? तो कहा जाता है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर तक बालक की लंबाई बढ़ती है। यानी जो 6 से 9 वर्ष होता है इसमें बालक की लंबाई क्या हो रही है? थोड़ी सी कम बढ़ती है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है। कितना? लड़कियों की अपेक्षा। लड़कियां कितनी हैं? 1 सेंटीमीटर 6 से 9 वर्ष की अवस्था में इसकी लंबाई कम रह जाती है। ठीक, और अब हम 9 से 12 की बात करते हैं, इसमें लड़कों की लंबाई कितनी होती है? तो 138.2 सेंटीमीटर, 138.2 सेंटीमीटर लड़कों की लंबाई। लेकिन जो 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है इसमें लड़कियों की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है। कितनी होती है? 139.3 सेंटीमीटर। यानी ये जो लंबाई है 9 से 12 वाली, इसमें देखिए 138.2, 139, यानी शुरुआत में लड़कों की लंबाई ज़्यादा हुई थी, लड़कियों की लंबाई उस एज में कम हुई थी 6 से 9 वाले में। और 9 से जो 12 अवस्था की एज है उसमें लड़कों की लंबाई थोड़ी सी कम हो गई, लड़कियों की लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक हो गई। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। हृदय की धड़कन कितनी होती है भाई? हृदय की धड़कन लड़के और लड़कियां दोनों की, हृदय की धड़कन, धड़कन मूवी देखे हैं ना? हाँ, तो वही लड़कों और लड़कियां दोनों की, लड़कों और लड़कियों की धड़कन कितनी होती है? तो कहा जाता है 100 प्रति मिनट, प्रति मिनट। 100 बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 100 बार। ठीक, अरे कुछ ज़्यादा ही दिल धड़क रहा है भाई। ठीक, तो 100 बार धड़क रहा है। अब क्या कहा जाता है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या भाई कितनी होती है? 350। कितनी होती है? 350 हड्डियों की संख्या होती है। दांत कितने होते हैं? दांत कहा जाता है 27 से 28 दांत होते हैं। इस अवस्था में 27 से 28 दांत पाए जाते हैं। मांस कहा जाता है कितनी % मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो कहा जाता है मांसपेशियां शरीर के भार के
35%। कितना? 35% होती हैं। कितने परसेंट? 35%। ये तो थी इसकी धड़कन। पूछ ले, लड़के लड़कियों दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। मैं लड़के लड़कियों के अकेले नहीं बता रहा हूँ। लड़कियों की धड़कन कितनी होती है? 100 प्रति मिनट। हड्डियों की संख्या लड़कियों की कितनी होती है? 350। दांतों की संख्या कितनी होती है? 27 से 28 दांत होते हैं। मांसपेशियों का क्या स्थिति होती है? जो शरीर का भार होता है वो उसके भार का 35% तक मांसपेशियों का विकास होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा चैनल का, उस पर आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, ये नहीं कि बस हमारी ही, आपको लगता है कि मैं इस तरह से थोड़ा सा बताऊं और बेहतर लगेगा तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। हम उनको उस सुझाव को लेंगे, एक बार उसको कभी करके देखेंगे, ठीक। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।